वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे भिखारिस्तान की, ब्लिंकिट की, जेबीएम ऑटो के रिजल्ट्स की, साथ ही हम बात करेंगे रीट्स की। फिर हम ये भी बताएंगे कि एप्पल इंडिया की तरफ कैसे शिफ्ट हो रहा है और सबसे बुरी खबर इंडियन पासपोर्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ब्लिंकिट की। वाराणसी में ब्लिंकिट के डिलीवरी वर्कर्स ने 26 और 27 अप्रैल को 2 दिन की स्ट्राइक की थी और ये स्ट्राइक था 12 से 4 बजे के मैंडेटरी वर्क आवर्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि ब्लिंकिट में 12 से 4 आपको मैंडेटरी होता है कि आपको डिलीवरी करनी ही करनी है। इसके बाद जब कंपनी को ये चीज पता चला तो कंपनी ने 150 लोगों की आईडीज को ब्लॉक कर दिया और कंपनी ने उन्हीं लोगों को वापस लिया जिन्होंने लिखित में माफीनामा दिया और जिन लोगों ने रिटर्न में प्लेज लिया कि वो दोबारा ऐसी स्ट्राइक नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों की आईडीज को ब्लिंकिट ने एक्टिवेट किया। साथ ही गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन यानी कि GIPSWU के अकॉर्डिंग लगभग 120 डिलीवरी पार्टनर्स थे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइन किया और वीडियो मैसेज भेजा कंपनी को। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हो क्या यूनिटी है। 150 लोग धरने पे थे, उसमें से 120 लोगों ने डॉक्यूमेंट साइन किया और वीडियो मैसेज भी भेज दिया कंपनी को। हालांकि ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि काफी लोगों ने स्विगी इंस्टामार्ट को ज्वाइन कर लिया था। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक तरफ तो जोमेटो अपना फास्ट डिलीवरी वाला सिस्टम बंद कर दिया है और स्विगी ने अपना बोल्ट लॉन्च कर दिया है। जोमेटो का कहना है कि डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, तो जोमेटो में प्रॉफिटेबल बनना थोड़ा मुश्किल है फास्ट डिलीवरी सेक्शन में। तो यही सारी चीजें चल रही हैं। अब एक नजर से देखा जाए तो ब्लिंकिट ने ये गलत किया, क्योंकि इस तरह से डिक्टेटरशिप वाली चीजें कि आप आईडी डायरेक्ट ब्लॉक कर दे रहे हो, तो मुझे लगता है शायद एक तरह से ये सही नहीं है। फिर दूसरी तरफ लगता है यार प्राइवेट कंपनी है, उनका भी अपना कुछ रूल रेगुलेशन होगा, उनको भी कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता होगा। बट यही है, देखते हैं क्या होता है। मुझे डर है कि शायद ये चीजें कोर्ट में न जाए और ब्लिंकिट या फिर जोमेटो को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिया या फिर फाइन लगा दिया तो। अगली न्यूज है जेबीएम ऑटो की। जेबीएम ऑटो का Q4 का रिजल्ट आया है और Q4 FY25 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट 20% बढ़कर 66 करोड़ रुपीस हो गया। वहीं पे अगर मैं आपको प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट का बताऊं तो पिछले साल जेबीएम ऑटो का जो रिजल्ट था Q4 वाला, उसमें उनका प्रॉफिट था 54.90 करोड़ और अभी 66 करोड़ हो गया, यानी कि 20% की बढ़ावत। लेकिन अगर मैं सेल्स का फिगर बताऊं तो सेल्स भी 10% बढ़ा है। एग्जैक्ट नंबर तो 10.75 का है, बट मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको 10% बताया क्योंकि इनका जो सेल्स है मैं वो टोटल नंबर्स में बताऊं तो सेल्स 1645.70 करोड़ रुपीस की रही। वहीं पे अगर मैं आपको इबिड्डा की बात करूं तो इबिड्डा 213.60 करोड़ रुपीस रहा, जो 20% का ग्रोथ दिखाता है। अब अगर मैं जेबीएम ऑटो का पूरे FY25 के प्रॉफिट की बात करूं तो पूरे FY25 में यानी कि पूरे एक साल में 273.19 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रहा और सेल्स 5472.33 करोड़ रुपीस हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने PME बस सेवा जो सेकेंड फेज का स्कीम है उसके अंदर 5500 करोड़ रुपए के 1021 इलेक्ट्रिक बसेस का बड़ा ऑर्डर भी जीता है। और मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ इंटरेस्टिंग। मैंने कल एक बिजनेस न्यूज में कवर किया था कि ये कंपनी है और इस कंपनी का भी जितना मार्केट कैप है, लेट्स सपोज उस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ का था और उसी कंपनी ने जो ऑर्डर जीता था वो भी 1000 करोड़ का था। मतलब जितनी बड़ी कंपनी की साइज है उतना ही बड़ा उन्होंने एक ऑर्डर भी जीता और उसके वजह से उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो एक ही दिन में कमाल का रैली कर गया। देखता हूँ कितने लोगों को वो याद है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। और अगर आप पहली बार हमारे बिजनेस न्यूज चैनल को देख रहे हो और अगर आप चाहते हो उस वीडियो तक जाना तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली न्यूज है भिखारिस्तान की। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया और भिखारिस्तान के बीच टेंशन बढ़ते जा रहा है। हालांकि ये कहना गलत होगा, टेंशन तो एक तरफा बढ़ रहा है क्योंकि भिखारिस्तान का स्टॉक मार्केट 4% नीचे गिर गया, जबकि इंडिया का सेंसेक्स 1.5% ऊपर चला गया। तो जो भिखारिस्तान का KSE 100 इंडेक्स है उसमें तो सबसे ज्यादा गिरावट 30 अप्रैल को हुई थी और अब मूडी
पुलिस का भी यही कहना है कि जो टेंशन है वो भिखारिस्तान की इकोनॉमी और फंडिंग एफर्ट्स को बिगाड़ सकती है। और वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमी काफी स्टेबल है, और सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, एफपीआईज ने इन्वेस्टमेंट भी किया है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा भी इंडियन मार्केट में आया है। और एज अ इंडियन, एज अ देशभक्त, आपको इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाली कंट्री तो ऑलरेडी भिखारी है। इंडिया को कंपैरिजन करना चाहिए चाइना से, यूएस से, ताइवान से, जापान से, फिर इंडिया चल के आगे बढ़ेगा उनके रास्ते पे। क्योंकि जब आप स्कोर बोर्ड ही हाई सेट करते हो तो फिर आप ज्यादा रन्स मारते हो। अगर आपने ऐसे लल्लू पंदू कंट्री से अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया तो फिर आप उन्हीं को देख के खुश होते रह जाओगे। तो हमें अपना जो गोल है वो बहुत ऊपर रखना है, क्योंकि अगर हम अपना गोल बहुत 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 ज्यादा ऊपर रखेंगे तभी हम वहां तक अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कहावत है ना कि जब भी लड़ाई करो शेर से लड़ाई करो, गधे से कभी मत लड़ाई करो। क्योंकि अगर गधा जीत भी गया तो फिर आपकी ही बेइज्जती है, लेकिन अगर आप शेर से हार भी गए तो आपकी ही वाहवाही है कि यार कितना बहादुर है वो, कम से कम शेर से लड़ा तो। इसलिए हमें हमेशा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के रखना चाहिए। खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम चले अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इस वक्त क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $60 पर बैरल से नीचे आ गई है। इसका मतलब कि ये जो प्राइस है वो फरवरी 2021 के बाद का सबसे लोएस्ट लेवल है। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन हो गई और वहीं दूसरी तरफ ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो इसके वजह से प्राइस प्रेशर बन गया। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होता है और प्रोडक्ट कम होता है तो ऑटोमेटिकली किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन डिमांड भी स्लो हो गया, डिमांड भी कम हो गई और प्रोडक्शन भी बढ़ गई, तो फिर सीधी सी बात है प्राइस तो गिरना ही था। आगे मैं आपको ओपेक के बारे में भी बताऊंगा तो आपको ये न्यूज और इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो फिर इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे इसमें क्या हो सकता है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल जैसे जितने भी ओएमसीज हैं उनकी मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट तो कम हो जाएगा और उनका आउटपुट कॉस्ट सेम होने वाला है, तो फिर मार्जिन तो बढ़ ही जाएगा। उसके साथ ही साथ पेंट्स, एविएशन, लॉजिस्टिक्स, केमिकल्स, एफएमसीजी और कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेटरी सेक्टर्स भी इसका काफी अच्छा बेनिफिट उठा सकेंगे। लेकिन अगर प्राइसेस ऐसे ही लो रहे तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम कंपनीज की अर्निंग गिर भी सकती है। और अब मैं बताता हूं आपको ओपेक का मतलब। देखिए, ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है उसी में उसकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बेसिकली ये एक ग्रुप है ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का जो मिलकर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन डिसाइड करते हैं, ताकि जो ग्लोबल ऑयल के प्राइसेस हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके, यानी कि कंट्रोल बनाया जा सके। और अगर प्राइसेस ऊपर है तो उनको नीचे लाना, प्राइसेस नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाना। और इस ग्रुप के कुछ पावरफुल मेंबर्स भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ईरान और वेनेजुएला। अब जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया है तो अगर आप ये न्यूज फिर से देखोगे तो आपको ये न्यूज और अच्छे से समझ आएगी। और अगर आप ये भी चाहते हो कि आपको डेली ऐसी ही डिटेल बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर सकते हो। अगली न्यूज है ब्रुकफील्ड इंडिया की। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का जो रिजल्ट है Q4 FY25 का, उसमें उनका NOI 16% बढ़कर 488.5 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि पूरे साल का NOI 37% बढ़कर 1854 करोड़ रुपीस रहा। तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर के लिए 319 करोड़ रुपीस का पे आउट भी अनाउंस किया है, यानी कि 5.25 रुपीस पर यूनिट, जो लास्ट ईयर से 10.5% ज्यादा है। तो मजा आने वाला है इस बार इन्वेस्टर्स को इसमें। और अगर हम टोटल पे आउट की बात करें तो FY25 में टोटल 1053.7 करोड़ रुपीस पे आउट हुआ। अब अगर बिजनेस की तरफ हम ध्यान दें तो
इस रीट ने 3 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग किया, जिसमें 2.2 मिलियन नए डील्स थे और 50% लीजिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हुए। तो डिमांड में रिकवरी देखा गया है। साथ ही साथ ब्रुकफील्ड 10 ग्रेड ए प्रॉपर्टीज मैनेज करता है और $47 बिलियन का कैपिटल रेज भी किया है इन्होंने, और इस कैपिटल का यूज ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए करेंगे। अब आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रीट्स होता क्या है, आखिर ये रीट है क्या। वैसे तो आप लोगों को ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट लेट्स सी, अगर शायद किसी को न पता हो तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं ट्राई करूंगा कल इसका आंसर भी आपको दे दूं मैं। अगली न्यूज है टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उन्होंने कहा कि एप्पल फ्यूचर में अपने सारे मोबाइल फोन्स इंडिया में ही बनाएगा, और ये चीज टिम कुक ने भी बताया था कि जून क्वार्टर में यूएस में बिकने वाले आईफोन्स मोस्टली अब इंडिया से आएंगे। अगर मैं आपको प्रीवियस डेटा बताऊं तो 2014 में जहां इंडिया ज्यादा फोन्स इंपोर्ट करता था, अब 2024 में इंडिया 33 करोड़ फोन्स प्रोड्यूस करता है और 5 करोड़ एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब अब इंडिया से 15% ग्लोबल आईफोन का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। और ये सारी चीजें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम है और सेमीकंडक्टर मिशन है, ये दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके वजह से इंडिया एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनते जा रहा है। हालांकि अभी भी इंडिया को बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन हम लोग उस रास्ते पे हैं, और आई होप हम लोग बहुत ही जल्द वहां पहुंच जाएं। अब एक चीज और मैं बता दूं सिंधिया जी के बारे में, ये हार्वर्ड से ग्रेजुएटेड हैं, और आपको पता है हार्वर्ड कितना रेप्यूटेटेड कॉलेज है, जैसे अपना IIT है, और इन्होंने लगभग 17 साल तक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी की हुई है, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और हमारे कंट्री को ऐसे ही वेल एजुकेटेड मिनिस्टर्स की जरूरत भी है, ताकि हम भी चाइना और US और जापान की तरह बहुत ही सक्सेसफुल और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच सके। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रेन्स की वजह से नहीं ये सारी कंट्रीज आगे हैं, वहां की गवर्नमेंट की वजह से, वहां पे जो पॉलिसीज हैं। इंडिया में क्या है, अभी आप आओ स्टार्टअप खोलना, आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेंगे तो बहुत मुश्किल है, ऊपर से करप्शन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो अगर पॉलिसीज अच्छी हो जाए तो फिर इंडिया बहुत जल्द ग्रो कर सकता है। अभी अगर आप चाइना और जापान को देखोगे, और अगर आप सच में चाइना को अच्छे से जानते हो, तो आपको ये देख के अंदाजा हो जाएगा कि शायद इंडिया 100 साल बाद भी चाइना जितना अच्छा न बन पाए। अगली बिजनेस न्यूज थोड़ी सी आपको बुरी लग सकती है, और ये इंडिया के लिए बहुत बुरी चीज भी है, स्पेशली बिजनेस सेक्टर में भी, क्योंकि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया का पासपोर्ट रैंक 81 हो गया है, जो पिछले साल 80 था। यानी कि अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स बिना वीजा के सिर्फ 58 कंट्रीज में ही ट्रेवल कर सकते हैं, और उन 58 कंट्रीज का नाम है थाईलैंड, मालदीव्स, मॉरिशियस, कीनिया, और उसके बाद भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, ईरान, कजाकिस्तान, और भी पूरी 58 कंट्रीज की लिस्ट है। स्क्रीन पे मैंने वो कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। हालांकि कुछ कंट्रीज हैं जिन पे अब आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, जैसे यूरोप, UK और USA। वैसे तो इसमें पहले भी वीजा की जरूरत पड़ती थी। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज बहुत पसंद आती होगी। आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक आपसे लेता हूं मैं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।